जिन लेडीज़ में एंडोमेट्रियोसिस है उनमें से 50% तक लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, मतलब कि उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारे यंग बच्चों में पीरियड्स में पेन होती है और अक्सर हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं ये कह के कि ये नॉर्मल है। देखा गया कि एंडोमेट्रियोसिस की जो बीमारी है वो अक्सर 7 से 10 साल लेट डायग्नोज होती है। यूजुअली ये यंग रिप्रोडक्टिव एज जो कि 15 से लेके 45 तक की एज ग्रुप है उसमें मैक्सिमम रहती है। और देखा गया कि जो इनफर्टिलिटी वाले कपल्स हैं, इनफर्टिलिटी वाले जो पेशेंट्स हैं, उनमें इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अगर कोई 15-16 साल की लड़की हमारे पास आएगी और बहुत पेनफुल पीरियड है, महीने में 3 दिन स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, और अगर हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। सेहतनामा में आज बात एंडोमेट्रियोसिस पे है। क्या ये बीमारी जो लड़कियों को, महिलाओं को होती है, इसे कैसे समझा जाए, क्यों हो जाती है और इसका इलाज क्या है, क्या इसे मैनेज किया जा सकता है? सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। सो आपने ये टॉपिक सजेस्ट किया है क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस बीमारी क्या है? एंडोमेट्रियोसिस हम इसलिए डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि आज के टाइम पे जितने पेशेंट्स गायनी ओपीडी में आते हैं उसमें 20 to 30% जो विमेन है दे सफ़र फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस। बहुत बड़ी संख्या है। और जिन लेडीज़ में एंडोमेट्रियोसिस है उनमें से 50% तक लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, मतलब कि उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो इनफर्टिलिटी 50% ऑफ पेशेंट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस को अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हमने सोचा कि ये हमें डिस्कस करना चाहिए। और इसके जो सबसे कॉमन जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द पेनफुल पीरियड। अब अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे यंग बच्चों में पीरियड्स में पेन होती है और अक्सर हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं ये कह के कि ये नॉर्मल है। इसी वजह से देखा गया कि एंडोमेट्रियोसिस की जो बीमारी है वो अक्सर 7 से 10 साल लेट डायग्नोज होती है। जब भी कोई यंग गर्ल युवावस्था में पेनफुल पीरियड से सफ़र हो रही होती है और पेन किलर खा के अपना काम चला रही होती है तो 7 से 10 साल लग जाते हैं बिफोर कि ये डिज़ीज़ जो है एक्चुअली डायग्नोज हो। तो इसी करके हम इसके बारे में जागरूकता स्प्रेड करना चाहते हैं, अपनी पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं कि अगर किसी भी युवा लड़की में पीरियड बहुत ज़्यादा पेनफुल है, महीने में 2-3 दिन वो कोई काम नहीं कर पा रही है, पीरियड में फ्लो बहुत हैवी है, या इवन मैरिड ज़्यादा होना, फ्लो ज़्यादा है, और मैरिड लेडीज़ में अगर इंटरकोर्स पेनफुल है, तो ये सारे जो साइंस हैं ये एंडोमेट्रियोसिस जैसी एक डिज़ीज़ को इंडिकेट करते हैं। पर है क्या ये बीमारी, क्या है एंडोमेट्रियोसिस? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि नॉर्मल हमें जब पीरियड्स आते हैं तो हम सब जानते हैं कि हमारा यूट्रस, उसकी लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहा जाता है, और जो यूट्रस की लाइनिंग है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड में शेड होती है। जब हमें माहवारी आती है या महीना आता है तो उस ब्लीडिंग में वो यूट्रस की जो अंदर की परत है या लेयर है वो शेड होती है। अब एंडोमेट्रियोसिस डिजीज़ में क्या होता है कि यूट्रस के ट्यूब्स में से ये जो एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं ये बॉडी में स्प्रेड होते हैं और जगह जगह पे, चाहे आपकी ओवरीज में वो इम्प्लांट कर जाते हैं या हमारे पेरिटोनियल लाइनिंग्स में कर जाते हैं, ब्लैडर के ऊपर कर जाते हैं, तो डिफरेंट जगह पे ये एंडोमेट्रियल सेल्स इम्प्लांट करते हैं और वहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लीड करते हैं हर महीने के महीने। एज अ रिज़ल्ट ओवरीज में सिस्ट बन जाती है जिसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। हमने अपनी एक वीडियो सिस्ट पे भी करी थी। अब चॉकलेट सिस्ट अगेन इट इज़ अ ब्लड फिल्ड सिस्ट, वो एक पानी की थैली जिसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, तो वो जो गाढ़ा हो जाता है वो ब्लड, तो वो चॉकलेट की फॉर्म में होता है, इसलिए ये सिस्ट को चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस के साथ अक्सर महिलाएं चॉकलेट सिस्ट के साथ प्रेजेंट करती हैं। फिर अगर स्टेज, ये डिज़ीज़ के 4 स्टेजेस है, 1, 2, 3, 4। अगर ये 3 और 4 स्टेज है तो उसमें चॉकलेट सिस्ट होती है और हमारे टर्म में हम कहते हैं एडहीशंस हो जाते हैं। एडहीशंस में क्या है कि जो ओवरीज हैं, जो अंडाशय हैं, जो आमतौर पे बच्चेदानी से थोड़े दूर पड़े रहते हैं, वो आके बच्चेदानी के साथ चिपक जाते हैं। और लास्ट स्टेज पे पेशेंट की इवन ट्यूब्स जो हैं, जिनको नसें कहते हैं हम, जिससे कि प्रेगनेंसी होती है, फेलोपियन ट्यूब्स, वो भी ब्लॉक हो सकती हैं। तो इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस में अगर कोई सफ़र कर रहा है तो उसमें 50-60% चांस है कि उसकी फर्टिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है। तो जो आपने लक्षण बताए, एक तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं समझना चाहती हूँ, ये आपने कहा कि अलग अलग जगह पर जाकर ये
इकट्ठा हो जाती है लाइनिंग हाँ, जो इम्प्लांट हो जाती है। ओके। तो जब पीरियड्स होते हैं क्या उसी वक्त वहां से भी ब्लीडिंग हो रही होती है, हाँ, मतलब बिल्कुल, ओवरी के पीरियड्स अगर के ऊपर दौरान, है हाँ, बिल्कुल। या ब्लैडर के ऊपर बिल्कुल, है? जो सेल्स जहाँ-जहाँ हैं, यहाँ तक कि देखा गया कि कुछ पेशेंट्स में इवन सिज़ेरियन का जो स्कार है, वहाँ पे यूट्रस के लाइनिंग के सेल्स कई बार इम्प्लांट हो जाते हैं और सिज़ेरियन स्कार में एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। इवन नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो हम एपिज़ियोटमी देते हैं या नीचे माइनर ऑपरेशन करते हैं, कई बार उसके स्टिचेस पे भी एंडोमेट्रियम के सेल्स इम्प्लांट होके एंडोमेट्रियोमा बना देते हैं। और इसी तरह बहुत रेयरली लंग्स में ये सेल्स चले जाते हैं ब्लड के थ्रू और वहाँ जाके भी एंडोमेट्रियोसिस के जो इम्प्लांट्स हैं वो देखे गए हैं। पर इसका रीज़न क्या है कि ये अलग अलग जगह जाकर देखिए, जमा इसकी हो बहुत जाते सारी हैं? थ्योरीज हैं। मल्टीफैक्टोरियल है जो इसका कारण है, एक कारण से हम इसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। पहला तो यही है कि रेट्रोग्रेड मेंसेस, कि आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो स्पिल हो रहा है। सेकंड है हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं ये हर जगह ईस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट है। तो जिन पेशेंट्स में भी यंग हैं, ईस्ट्रोजन लेवल्स हाई हैं, तो उनमें ये एंडोमेट्रियोसिस की डिजीज़ जो है ये ज़्यादा पाई जाती है। मीनोपॉज के टाइम पे ये डिजीज़ पूरी श्रिंक हो जाती है। इवन प्रेगनेंसी में जब 9 महीने पीरियड्स नहीं आते तब भी ये डिजीज़ जो है ये सप्रेस हो जाती है। एंड थर्ड, इम्यूनो डिसरेगुलेशन, की कुछ ऑटो इम्यूनिटी है बॉडी की, कि कुछ लोगों में एंडोमेट्रियोसिस होता है, सब में तो नहीं होता। वो स्पिलेज ब्लड की काफ़ी लेडीज़ में होती है लेकिन एंडोमेट्रियोसिस सबको नहीं होता। तो ऑटो इम्यून हो सकता है, हार्मोनल डिसरेगुलेशन हो सकता है, कुछ जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, या फिर ये जो रेट्रोग्रेड मेंसेस हो रहे हैं ये एंडोमेट्रियोसिस का कारण है। तो ये 3-4 कारण है जिस वजह से लेडीज़ में ये प्रॉब्लम आती है। जांच कैसे की जाती है, पता कैसे चलता है आप? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अगर कोई 15-16 साल की लड़की हमारे पास आएगी और बहुत पेनफुल पीरियड है, महीने में 3 दिन स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, पेन से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, पीरियड फ्लो हैवी है, फिर हम कभी कभी अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराते हैं, या इवन अल्ट्रासाउंड से भी पहले कई बार हम मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और अगर हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो जाता है? अल्ट्रासाउंड से 70-80% टाइम्स यस। अगर डिजीज स्टेज 2, 3, 4 है तो अल्ट्रासाउंड में कोई ना कोई एविडेंस मिल जाता है। अर्ली स्टेज डिजीज़ में कई बार अल्ट्रासाउंड हमें इंडिकेट नहीं कर पाता, और कभी कभी अर्ली स्टेज डिजीज़ पेशेंट को पेन बहुत काज कर लेती है। तो अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पूछोगे तो वो लैप्रोस्कोपी है। दूरबीन से जब हम जांच करते हैं तो हम एग्जैक्टली देख पाते हैं कि ये पेशेंट में एंडोमेट्रियोसिस कितना है, कौन सी स्टेज पे है, किस जगह पे है, किस जगह पे है, और अगर चॉकलेट सिस्ट है तो हम उसको ऑपरेट कर पाते हैं। तो जो लैप्रोस्कोपी है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है एंडोमेट्रियोसिस के डायग्नोसिस के लिए। राइट। तो और किसी पर्टिकुलर एज में ये ज़्यादा होती है? यूजुअली ये यंग रिप्रोडक्टिव एज जो कि 15 से लेके 45 तक की एज ग्रुप है उसमें मैक्सिमम रहती है। और देखा गया कि जो इनफर्टिलिटी वाले कपल्स हैं, इनफर्टिलिटी वाले जो पेशेंट्स हैं, उनमें इसका इंसिडेंस ज़्यादा है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इनफर्टिलिटी होगी, तो जो अपनी इनफर्टिलिटी की जांच कराने आते हैं उनमें एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादा पाया जाता है। तो एक बार पता चल जाए ये बीमारी है तो आप फिर ट्रीटमेंट क्या देते हैं? देखिए, इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे, उसकी रिक्वायरमेंट पे, फर्टिलिटी की, कि क्या उसको बेबी चाहिए या उसको बेबी नहीं चाहिए। थर्ड, कि उसके कितने बड़े एंडोमेट्रियोमास या वो चॉकलेट सिस्ट कितने बड़े साइज़ की है, और पेशेंट कितना सिम्टोमेटिक है। लेट्स से कि मेरे पेशेंट को अभी बेबी नहीं प्लान करना है, उसकी चॉकलेट सिस्ट बहुत बड़ी बड़ी नहीं है और अर्ली स्टेज डिजीज़ है, तो बहुत इजीली इसको मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ हम टैकल करते हैं। हम ऐसे पेशेंट्स को बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं लगातार खाने के लिए, जिससे उनका ईस्ट्रोजन का लेवल्स जो हैं वो सप्रेस्ड रहते हैं और ये डिजीज़ अपनी जगह श्रिंक करती रहती है। ये मैरिड वुमेन के लिए? मैरिड वुमेन के लिए है, इवन यंग बच्चों के लिए भी है। 18, 19, 20 साल पे भी ये वाली पिल्स यूज़ करी जाती हैं। ये हार्मोनल पिल्स हैं, तब ये बर्थ कंट्रोल के लिए नहीं दे रहे, लेकिन हार्मोनल पिल्स को डिजीज़ की सप्रेशन के लिए दे रहे हैं। लेकिन वो डॉक्टर की सलाह के साथ Of ही course, लेनी वो है, आपको डॉक्टर खुद की नहीं सलाह लेनी के है। साथ ही अगर लेनी कोई भी ऐसा सिम्टम्स है, एक बिल्कुल, बार बिल्कुल। आपने चेक जरूर कराना है। खुद बिल्कुल। कोई भी आपने मेडिसिन नहीं लेनी, डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपने अपने किसी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, पहले कंफर्म करिए कि ये बीमारी है, फिर डेफिनेटली। और सेकंड जो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आजकल बहुत सारी दवाइयां हैं जो ईस्ट्रोजन लेवल को बॉडी के सप्रेस करती हैं और उससे फिर ये एंडोमेट्रियोसिस की डिजीज़ को फर्दर प्रोग्रेस होने से भी रोकती हैं और हमारे सिम्टम्स को भी इम्प्रूव करती हैं। तो ऐसी बहुत सी जो मेडिसिन्स हैं वो अवेलेबल हैं।
तो अब हम अपने पेशेंट्स को ये राय देना चाहते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, वो ठीक नहीं होती है, वो कैंसरस नहीं है, लेकिन वो अगर ट्रीट ना करें तो स्टेज 1, 2, 3, 4 होती रहती है और परसिस्टेंटली पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करती है। और बहुत पेशेंट्स जो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट में नहीं जाते, जल्दी जल्दी ऑपरेशन के लिए चलते हैं, तो उनको लाइफ में 3, 4, 5 बार भी इसके लिए ऑपरेट कराना पड़ सकता बार-बार है, हो जाती है। क्योंकि ये डिजीज़ ऑनगोइंग है, रीअकर करती रहेगी, जब तक पीरियड्स आएंगे तब तक पेशेंट को तंग करेगी और सिस्ट भी रीअकर कर सकती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर किसी का कंसर्न प्रेगनेंसी है, फर्टिलिटी है और बड़ी बड़ी चॉकलेट सिस्ट हैं, तो ज़रूर ऑपरेट कराए। पर अगर उसको अभी फैमिली कंप्लीट है, फर्टिलिटी कंसर्न नहीं है, जितना टाइम मेडिसिन से मैनेज करके निकल सकता है उतना मेडिकली हमें डिजीज़ को ट्रीट करना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि वन टाइम ही लाइफ में सर्जरी हो, ये नहीं कि रिपीटेड सर्जरीज एंडोमेट्रियोसिस के लिए करी जाएं। और आज के टाइम पे इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, दवाइयाँ अवेलेबल हैं, बहुत सारे मेडिकल लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट हैं जो एंडोमेट्रियोसिस में हेल्प कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के जो पेशेंट, जो मरीज़, जो महिलाएं या लड़कियां हैं, उनके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स, कुछ क्या करें क्या ना करें और क्या इससे बचा जा सकता है? देखिए, बचने के लिए ये कहा जाता है कि जैसे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हर चीज़ का प्रिवेंशन है, इसी तरह एंडोमेट्रियोसिस जो है वो आजकल हम कह रहे हैं कि ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट डिजीज़ है। और कभी कभी ये जो अननेसेसरी हार्मोन्स एनिमल्स में यूज़ किए जाते हैं मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एग्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए, तो उनकी वजह से भी शायद बच्चों में, गर्ल्स में ये डिज़ीज़ और ज़्यादा प्रिवेलेंट हो रही है। तो अगेन हमें एक्सरसाइज एंड माइंडफुल ईटिंग, ये दोनों चीज़ें दे गो अ लॉन्ग वे प्रिवेंट करने के लिए। एक्सरसाइज चाहे योगा की फॉर्म में हो, क्योंकि उससे आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हैं वो रेगुलराइज होते हैं। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने बॉडी वेट का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि देखा गया कि जो पेशेंट ओवर वेट हैं, हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जो एक्स्ट्रा फैट उनकी बॉडी में है उसी में ईस्ट्रोजन्स बनते हैं और वो ये डिजीज़ को एग्रोवेट करते हैं। अगर हम अपने वेट को कंट्रोल कर रहे हैं, योगा और अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलरली हेल्दी फूड ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं ले रहे हैं, तो हम इसको किसी तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अर्ली एज ऑफ मैरिज। आजकल देखा गया कि बहुत हम पुश करते रहते हैं कि 40s में जाके बेबी कर रहे हैं, मैरिज 35 के बाद कर रहे हैं। सो दैट इज़ अगेन नॉट वेरी गुड फॉर फर्टिलिटी। सो इस करके मैरिज ठीक टाइम पे लाइक 26, 27, 28, लेटेस्ट 30 तक करिए, उससे लेट ना करिए। अगर बेबीज़ करनी है वो भी अर्ली करिए, बिकॉज अर्ली हैविंग बेबीज़ ऑल्सो प्रिवेंट्स एंडोमेट्रियोसिस। देखा गया कि उन लेडीज़ में जो बहुत लेट शादी कर रहे हैं, बहुत ही लेट बच्चे कर रहे हैं, उनमें ये डिज़ीज़ ज़्यादा कॉमन है। फिर कई बच्चे हैं जिनमें यूट्रस के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बाय बर्थ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रुकावट है, उनके केस में हाइमन नहीं बना है और मेंस्ट्रुअल ब्लड अंदर ही कलेक्ट होता रहता है, उनमें भी ये एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादा है। तो अगर कोई भी अल्ट्रासाउंड में डिटेक्शन होती है तो एक स्पेशलिस्ट की राय ज़रूर लेनी चाहिए, डिज़ीज़ को वर्सन नहीं होने देना चाहिए। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हम सबको देना चाहते हैं कि हिस्टेरेक्टमी, हमने एक अपनी वीडियो हिस्टेरेक्टमीज़ पे बनाई थी कि अननेसेसरी नहीं करनी है। हाँ। तो हिस्टेरेक्टमी को बेवजह बच्चेदानी निकलवाने का ऑपरेशन नहीं कराना जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। एग्जैक्टली। अब एंडोमेट्रियोसिस जैसे हमने कहा लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है और जल्दी जल्दी इसने ठीक नहीं होना। शायद इसका फाइनल वन स्टेप सोल्यूशन हिस्टेरेक्टमी है, क्योंकि जब हम ओवरीज निकालेंगे, यूट्रस निकालेंगे, उसके बाद ही ये चैप्टर क्लोज होगा। लेकिन हमें यंग एज में उसको चूज़ नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए जितना नेचुरल एज ऑफ मीनोपॉज की तरफ इसको पुश करें, जैसे 46, 47 टूवर्ड्स 50, तो वो फ़ायदेमंद है। उससे पहले बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट हैं जिससे हम इसको रिलीव कर सकते हैं। सो हम अपने पेशेंट्स को यही गाइड करना चाहेंगे कि गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट जब तक कोई और उपाय ना हो। अगर आपको बिल्कुल रिलीफ नहीं है तभी सर्जरी चूज़ करिए। फर्टिलिटी अगर आपका कंसर्न है, यस सर्जरी चूज़ करिए, बट अदरवाइज़ बहुत सारे मेडिसिन अब अवेलेबल हैं।